करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, फ्यूल होता है। अब देखो क्लासिफिकेशंस करते हैं आप फ्यूल का। फ्यूल दो पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं हम, नेचुरल फ्यूल और आर्टिफिशियल फ्यूल, या प्रिपेयर्ड फ्यूल, जो हम बनाया हुआ तैयार किया हुआ फ्यूल होता है, ठीक। नेक्स्ट जो इसके भी तीन पार्ट होते हैं। प्राकृतिक ईंधन जो नेचुरल फ्यूल हमें पाया जाता है, वो होता है ठोस ईंधन, ठीक, या द्रव लिक्विड फ्यूल, या गैसियस जो लिक्विड होता है, उसके बाद होता है गैस। गैस के रूप में भी हम इसको पाते हैं, ठीक। अब देखो इसके भी तीन पार्ट होते हैं, कृत्रिम के भी, आर्टिफिशियल में भी। ठोस, द्रव्य, गैस, ठीक। सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल और गैसीय फ्यूल, ठीक। देखो यहाँ पर जान लेते हैं कि ठोस जो ईंधन होता है या ठोस फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल जो होता है, वो होता क्या है। इसकी डेफिनेशन यदि परीक्षा में पूछी भी जाती है, वो कैसे लिखनी है। तो ठोस ईंधन वे ईंधन होते हैं जो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ये पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? पेड़ों से प्राप्त किए जाते हैं। इसका ऊष्मामान 10.8 मोल जूल प्रति किलो से लगभग 17.6 मोल जूल प्रति किलो तक होता है। जैसे कि जीर्णक या पीट या भूरा कोयला, ब्राउन कोयल, ओके, बिटुमिन्स कॉइल्स होता है, ठीक है, एंथ्रेसाइट्स कोयला, ओके, आदि। ये क्या होते हैं? सॉलिड फ्यूल के ही उदाहरण हैं, ओके। तो ये सॉलिड फ्यूल होते हैं। और आप ले सकते हैं, आपको देखा भी होगा सॉलिड फ्यूल क्या होते हैं, ठीक है, आप जानते भी होंगे, तो थोड़ा और लिख सकते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट है कि कोयले की जो संरचना है, कंपोजिशंस ऑफ कॉयल। ये भी एक बार परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपोजिशन ऑफ कॉयल होता क्या है, मतलब कोयले की संरचना में क्या होता है। कोयले की रासायनिक संरचना को निम्नलिखित विधियों द्वारा व्यक्त करते हैं या विभक्त करते हैं। तो इसकी दो विधि हैं। फर्स्ट है प्रत्यक्ष विश्लेषण द्वारा कैसे करते हैं, तो आपके लिए यही सही है कि इसके अंतर्गत हम नमी, उड़नशील पदार्थ, राख और कार्बन की संरचना प्राप्त करते हैं। प्रत्यक्ष जो विश्लेषण होता है या डायरेक्ट एनालिसिस में क्या होता है, नमी, उड़नशील पदार्थ, राख और कार्बन की संरचना प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो अवयव है, सबसे पहले अवयव, फिर नमी, फिर वाष्पशील पदार्थ, राख, फिर फिक्स्ड कार्बन कितना होता है। तो प्रतिशत के आधार पर नमी कितनी होती है, 3 से 30% का आधार होती है। और वाष्पशील जो पदार्थ होता है, जो निकल जाता है उड़न के रूप में, 3 से 50% के बीच में होता है। राख कितने बीच के परसेंट में होती है, 2 से 30%। और ये होती है फिक्स्ड कार्बन, 56 से 29% तक, ओके। नेक्स्ट है अंतिम विश्लेषण, लास्ट एनालिसिस, सेकंड है। ये हमको कोयले के कंपोजिशन में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, राख आदि पदों में व्यक्त करते हैं, मतलब इनके बारे में एनालिसिस करते हैं। तो कार्बन कितने के बीच में होती है, 50 से 95 के बीच में कार्बन होता है। और हाइड्रोजन होता है 2 से 5.5 के बीच में होता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन होता है 2 से 40 के बीच में। सल्फर होता है 0.5 से 3 के बीच में। नाइट्रोजन होता है 5 to 7%, ओके। राख होती है टू टू से 30% के बीच में, ओके। अब डिस्कस करेंगे कि द्रव ईंधन या लिक्विड फ्यूल होता क्या है। लगभग सभी द्रव ईंधन प्राकृतिक कच्चे कोयले, कच्चे पेट्रोलियम तेल से ही प्राप्त किए जाते हैं। कच्चा तेल 83 to 87% कार्बन और 10 to 14% हाइड्रोजन तथा बहुत कम मात्रा में सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा धातु पदार्थ रखता है। उपयोगी ईंधन को कच्चे तेल के डिस्टिलेशंस प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है। ये एक प्रक्रम होता है डिस्टिलेशंस, इसके द्वारा इस प्रोसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं हम, ओके। तेल बहुत से रंगों में प्राप्त होता है। ये हल्के पीले रंग के गहरे काले रंग तक के उपलब्ध होते हैं, ओके। एज पेट्रोलियम, गैसोलीन, डीजल तेल, मिट्टी का तेल, गैस तेल, एल्कोहल, कोलतार, क्या होते हैं ये? एक द्रव ईंधन के ही आ, रूप हैं, ओके। तो नेक्स्ट है गैसीय ईंधन, गैसेस फ्यूल, ओके। ये क्या होता है? जब ईंधन गैसीय अवस्था में होते हैं हो तो गैस ईंधन कहलाता है, ठीक है। ये द्रव अवस्था में होते हैं, ये गैस अवस्था में, और वो सॉलिड अवस्था में होते हैं जो ठोस फ्यूल होते हैं, ठीक। इसको प्राय प्राकृतिक गैस तथा कृत्रिम गैस से में बांटा गया है। प्राकृतिक गैस प्रोपेन तथा ब्यूटेन है। और प्राकृतिक गैस को पेट्रोलियम के साथ पृथ्वी के अंदर से प्राप्त किया जाता है। इसमें लगभग 85% मीथेन, CH4 इसका फॉर्मूला है, तथा कुछ मात्रा में हाइड्रोजन तथा कुछ मात्रा अन्य हाइड्रोकार्बन की होती है, जैसे ईथेन, एथिलीन, कोल गैस, अधिमन भट्टी गैस। जल गैस को कृत्रिम ईंधन की सारणी में सम्मिलित किया जाता है, ओके।
क्वेश्चन है अच्छे ईंधन के गुण, क्वालिटीज ऑफ ए गुड फ्यूल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये एक अच्छे ईंधन के गुण के बारे में बताइए। एक अच्छे ईंधन के विशेषताएं। एक अच्छे ईंधन में निम्न प्रमुख गुण होने चाहिए। पहला है ईंधन का ऊष्मामान अधिक होना चाहिए। ऊष्मामान, और इस ऊष्मामान का भी डिस्कस करेंगे कि ऊष्मामान होता क्या है। ठीक है, आगे आगे नेक्स्ट, जैसे इसकी थोड़ी सी मात्रा द्वारा ही पर्याप्त ऊष्मा उपज सके। ठीक है, जो हमें नेसेसरी होती है अकॉर्डिंग टू मशीन या, ठीक, तो इंजन, तो वहाँ पर उतनी ही हमें ऊष्मा प्राप्त हो। ठीक, नेक्स्ट है इंजन में सरल राख की मात्रा न्यूनतम होनी चाहिए। यदि राख की मात्रा अधिक होगी तो उससे हानि होगी। ओके, कहाँ स्टोरेज करेंगे उस राख को। ठीक, नेक्स्ट है अज्वलनशील पदार्थ न्यूनतम होनी चाहिए, मतलब उसमें जो ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए। ठीक, यदि ज्वलनशील पदार्थ होगा तो विस्फोट हो सकता है। नेक्स्ट है गंधक आदि जैसे हानिकारक तत्व होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है राख का गलनांक उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट फिर उसके बाद ईंधन का ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण तथा स्थान सरल रेखा होना चाहिए। देखो जैसे गंधक आदि जैसे हानिकारक तत्व होने, ये यहाँ पर नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हानिकारक तत्व नहीं होनी चाहिए इसमें एक लुब्रिकेंट में, यहाँ पर आप नहीं लिख लेना। ठीक, नेक्स्ट है ईंधन का ट्रांसपोर्टेशन, भंडारण तथा हस्तांतरण जो होता है वो सरल होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट है ईंधन के पश्चात फ्लू गैस साफ तथा बिना धुएं वाली और धूल कण रहित होना चाहिए। ठीक, ये थे इसके गुण, क्वालिटीज ऑफ, जो आपकी ये ईंधन की क्वालिटीज ऑफ ए गुड फ्यूल। ओके, नेक्स्ट है दहन, मतलब कम्बशन होता क्या है। दहन, सभी ईंधन ज्वलनशील पदार्थ जैसे सी कार्बन, H2 हाइड्रोजन तथा एस सल्फर रखते हैं, जो शीघ्रता से ऑक्सीजन के साथ संयोग करते हैं, जिसके फलस्वरूप उच्च तापमान पर ऊष्मा उपजती है, जिसे दहन कहते हैं। मतलब उसमें दहन हो रहा है, कोई भी फ्यूल है वो कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर रखते हैं। ठीक है, ज्वलनशील पदार्थ जैसे जो शीघ्रता से ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन के साथ सहयोग करते हैं, तो जिसके फलस्वरूप वो क्या होते हैं, जल जाते हैं। जलने के बाद हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, दहन। ओके, नेक्स्ट है जो मैं बता रहा कि ऊष्मामान होता क्या है। तो ईंधन का ऊष्मामान या कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स, तो ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से, मतलब 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन से किलोजूल या जूल में प्राप्त होती है, किलोजूल में या जूल में प्राप्त होती है, वह ठोस अथवा द्रव ईंधन की ऊष्मामान होता है। ठोस ईंधन की और द्रव्य ईंधन की ही होता है ये ऊष्मामान या कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी होती है ठोस ईंधन की और द्रव्य ईंधन की। लेकिन गैस की क्या है, वो अलग है। गैस की ये होती है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो सामान्य ताप व दाब पर प्रति घन मीटर आ, आयतन ईंधन के दहन से क्या हो, जूल या किलो जूल में प्राप्त हो। इसमें बस थोड़ा सा अंतर ये है, जो गैस वाली में प्रति घन मीटर ईंधन के दहन से। ठीक है, ताप व तापमान व दाब में। ठीक, तो इसका एक फॉर्मूला होता है सी वी बराबर 33,780 सी, मतलब ये सी से क्या है, यहाँ पर कार्बन है, 33,780 कार्बन प्लस 14,004, सॉरी 1,44,200 हाइड्रोजन और 9,280 सल्फर किलो जूल प्रति किलो। ठीक, ये इसका क्या है, एक फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूले की ज़रूरत आगे होगी हमें। नेक्स्ट है ईंधन का उच्च ऊष्मामान, हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ये क्या होती है, किसी भी ईंधन का उच्च ऊष्मामान, उसकी इकाई सहती, मतलब जो सहती होती है, देखो इंग्लिश में वर्ड होता है मास या द्रव्यमान या इकाई आयतन ईंधन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली वह ऊष्मा मात्र है, जबकि जल वाष्प संघनन से प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित की गई हो। ठीक है, ये मेन पॉइंट है, जबकि जल वाष्प संघनन से प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित की गई। इसका फॉर्मूला होता है एस मतलब हाई कैलोरीफिक वैल्यू इज इक्वल टू 33,780 कार्बन प्लस 1,44,200 हाइड्रोजन माइनस O2/8 प्लस 92,805 किलो जूल प्रति किलो, ये इसका फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट है ईंधन का निम्न ऊष्मामान, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। ठीक, ये क्या होती है, किसी भी ईंधन का निम्न ऊष्मामान उसकी इकाई सहती, मतलब मास या इकाई आयतन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली वह ऊष्मा मात्रा जिसमें जल वाष्प के संघनन से प्राप्त ऊष्मा सम्मिलित न की गई हो। उसमें तो सम्मिलित की जाती है तो उसे हाइयर बोल देते हैं, और जिसमें नहीं की जाती है सम्मिलित जल वाष्प से संघनन से, तो उसे क्या कहते हैं, लोअर। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है एल सी वी इज इक्वल टू एच सी वी माइनस 9H2 इंटू 2,460 किलो जूल प्रति किलो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ओके, नेक्स्ट है इक्वेशंस ऑफ कम्बेशन प्रोसेस ऑन द बेसिक्स ऑफ फ्यूल, सॉरी मास।
ठीक, ये क्या है, कुछ हमें समीकरण निकालनी होती हैं जो परीक्षा में पूछी गई हैं, कई प्रकार की समीकरण, कार्बन की समीकरण या गंधक या सल्फर की समीकरण का दहन समीकरण पूछा जाता है। किस प्रकार से दहन समीकरण होती है, कितना हमें फ्यूल चाहिए होता है, कितनी कार्बन या कितनी, मतलब जैसे कि आपको ये क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, उस प्रकार से आपको समझ आ जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण आवश्यक O2 की मात्रा को, यहाँ पर ये कह रहा है कि O2 की जो मात्रा होती है, O2 की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग होती है ये जो रासायनिक समीकरण होती है, और विभिन्न ईंधनों के जलने से उत्पन्न गैसों की मात्रा को कैलकुलेट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसका मेन कारण है जो हम जो समीकरण निकालते हैं। देखो, इसमें सबसे पहला है कार्बन के लिए दहन समीकरण। वो क्या है, जब कार्बन का दहन ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के साथ किया जाता है तो CO2 गैस उत्पन्न। देखो, ये जो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से यदि आपने केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है तो यहाँ पर ये आपको पता होगी। कार्बन के लिए दहन समीकरण क्या होती है, सी का यदि ऑक्सीजन के साथ संयोग बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। उसके साथ 33,780 क्या हो, ऊष्मा हमें प्राप्त होती है किलो जूल प्रति किलो। ओके, ये या तो आप इन समीकरणों को रट लें, ठीक, ये आप पर आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसको सॉल्यूशन करना है वो कर पाएंगे। देखो, यहाँ पर क्या होगा, आणविक जो भार होते हैं उसका क्या होता है, कार्बन का आणविक भार होता है 12 होता है, और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है। तो 16 O2 है, यहाँ पर 16 दूनी 32 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 32 और 12 को जोड़ेंगे तो 44 हो जाएगा। ओके, दोनों को जोड़ने के बाद अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो सबसे पहले ऑक्सीजन जितना भी इसका है, जैसे कार्बन का दहन के लिए, तो कार्बन का जो मान आएगा 12, यहाँ पर आणविक भार 12 है, तो सभी में 12 की भाग कर देंगे, ये मेन पॉइंट होता है। तो 32 में 12 की भाग करेंगे, 44 में भी 12 की भाग, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी 1 किलोग्राम ईंधन में 8.3 किलोग्राम क्या होगी ऑक्सीजन, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होगी 11.3 किलोग्राम। ओके, ये क्या है, ये चीज़ है। तो मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे 1 किलोग्राम कार्बन 8.3 किलोग्राम ऑक्सीजन से मिलाकर 11.3 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये हमें चीज़ लिखनी होती है, ठीक। सीखेंगे कि सल्फर का दहन, कम्बशन ऑफ सल्फर, वो कैसे करते हैं, मतलब कि जो सल्फर का दहन होता है वो कैसे होता है। जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ का आप संयोग करेंगे तो क्या बनेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और इसमें 9280 किलो जूल प्रति किलो हीट हमें प्राप्त होगी। तो इसमें क्या निकालना है, हमें सल्फर का दहन करना है, तो सल्फर का जो आणविक भार होता है कोई इतना होता है 32 होता है, और ऑक्सीजन के इतना कितना होता है 16 होता है, और यहाँ पर O2 है, तो कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी ऑक्साइड कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 32 हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा 64 हो जाएगा, और इसमें 32 के क्या करेंगे भाग कर देंगे, यहाँ पर हमने भाग किया तो 32 में 32 की दोनों पॉइंट में भाग करेंगे, तो इजिकल टू में भी कितना आया 64, 64, 64 में भी क्या करेंगे 32 की भाग, तो 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम बराबर 2 kg। तो अर्थात 1 किलोग्राम सल्फर तथा 1 किलोग्राम ऑक्सीजन से मिलाकर 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट है मीथेन का दहन, मतलब कम्बेशन ऑफ मेथेन ऑफ मार्स गैस। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ जाएगा, क्वेश्चंस मैं बताऊँ किस प्रकार से पूछे गए हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम आपको बताएंगे। यह गैस प्राय ज्वलनशील है, जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाती है। तो CH4+2O2। ओके, ये आप इस समीकरण को याद कर लेना, ठीक, ये, और इजिकल टू CO2+2H2O ये बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन क्या कितना होता है 12 होता है, प्लस लगाएंगे 4 इंटू क्या कोई हाइड्रोजन क्या होता है आणविक भार 1 होता है, 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू, और ये देखो O2 का क्या होता है डायरेक्टली 32 लिख देते हैं यहाँ पर, तो 32 इंटू 2 इजिकल टू CO2 का कितना होता है कार्बन का 12 और O2 का कितना हो 32, ठीक, और 2 इंटू H2, तो 2 हमने बाहर लिया, और H2 का क्या होता है H2 का 2 होता है, कैसे, क्योंकि H का 1 और 2 के इसमें मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा, O का कितना होता है 16 होता है। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे तो 16 आ जाएगा, इनको इसमें इसमें 2 में गुणा करेंगे तो 64 होगा, 32 प्लस 12 कितना होगा 44 होगा, और 16 2 18 दूनी 36 हो जाएगा ये। देखो यहाँ पर मीथेन का कह रहा है, ये मीथेन का कितना 16, 16 की क्या कर देंगे पूरी समीकरण भाग, तो यहाँ पर 16/16 प्लस 64/16 इजिकल टू 44/16 प्लस 36/16, ठीक, ये आएगा। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम CH4 प्लस 4 किलोग्राम O2 और इजिकल टू 11.4 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 9/4 किलोग्राम H2O, ये हमें प्राप्त होगी। ओके,
नेक्स्ट है अमोनिया NH3 का दहन। कम्बशन इन जो कम्बशन ऑफ NH3 है वो कैसे होगा? तो अमोनिया ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन तथा जलवाष्प बनाती है। मतलब 4NH3 प्लस 3O2 इजकल टू 2N2 प्लस 6H2O। ये आपको समीकरण रटनी है, ठीक। द 4 इंटू NH3 कितना होता है? 17 होता है आणविक भार। तो 17 इंटू 4। अब देखो 3 इंटू O2 कितना होता है? 32 होता है। तो 32 इंटू 3। इसी प्रकार N2 का कितना होता है? 28। ओके, N का 14 और 14 दूनी 28। 28 इंटू 2 6 इंटू H2। H2 कितना होता है? 1 होता है। ओके, और O का कितना होता है? 18। ठीक। तो यहाँ पर कितना होगा? देखो यहाँ पर ये जो 18 आया ये कैसे आया? ये देखो क्योंकि O का कितना होता है? 16 और 2 प्लस यहाँ पर 6 बाहर हो जाएगा। और H2 का कितना है? सॉरी, H2 का 2 आ गया और O का कितना? 16। 16 और 2 18 इंटू 6। ये इस प्रकार से आया। ओके, डाउट क्लियर। अब नेक्स्ट है 68, क्योंकि ये 17 की इसमें गुणा करेंगे। 32 इंटू 3 96। 28 इंटू 2 56। 18 इंटू 6 108 108। ठीक, इसमें क्या करेंगे? अमोनिया का दहन कर पूछ रहा है तो 68 की सभी भाग दे देंगे। तो इसमें भी भाग, इसमें भी, इसमें भी भाग। तो ये क्या आएगा? 1 किलोग्राम NH3 प्लस 24/14 किलोग्राम O2 और 56 का 68 में भाग देंगे तो आप 14/17 किलोग्राम नाइट्रोजन और 22/17 किलोग्राम H2O मतलब पानी। ओके, नेक्स्ट है एथिलीन CH2HO4 का दहन। तो एथिलीन ऑक्सीजन के साथ चलने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जलवाष्प बनाती है। C2H4 प्लस 3O2 इजिकल टू 2CO2 प्लस 2H2O। आणविक मान हमने इसके रखे तो 2 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 2 इसका H4 का। अब इसका करेंगे 3O2 का मान रखेंगे 3 इंटू 32। ओके, इसी प्रकार इसका 2 इंटू CO2 का रखेंगे। सी का कितना होता है? 12 और O2 का 32 होता है प्लस 2H2। 2 इंटू H2 का कितना होता? 2 होता है और O का 16। ठीक, यहाँ पर भी है। ऊपर वाले पोर्शन में ये चीज़ समझाया था मैंने, ये चीज़। ठीक, ये कितना होगा? 28 होगा, ये 96 होगा, ये 88 होगा, ये 36 होगा। अब देखो ये पूछ रहा है एथिलीन का दहन। तो इसमें क्या करेंगे? 28 की भाग कर देंगे। तो इसमें भी 28 की भाग, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी 28 की भाग। अब बचेगा क्या? 1 किलोग्राम C2H4 प्लस 24/7 किलोग्राम ऑक्सीजन इजिकल टू 22/7 किलोग्राम CO2 प्लस 9/7 किलोग्राम